तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो सैल्यूट स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 219 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्योर फेडर फैमिली के लोग वहाँ पे लू फेंग के कमरे के बाहर आ चुके होते हैं और लू फेंग के कमरे के बाहर ही होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोटल 1000 पीपल्स होते हैं जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के होते हैं, जो कि महंगे कपड़े, स्ट्रॉन्ग ऑरा इन सब को लिए हुए होते हैं। और अभी के मर्तबा लू फेंग उनकी ऑरा से पहचान जाता है कि वहाँ का जनरल ना भी तो यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है। हमें वहां के क्लाउड पवेलियन के ओनर का सीन दिखाया जाता है, जो वहां पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं उन सबको ले आता और कहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग मौजूद है। फिर यहाँ पे रॉकविंड जा जो कि वहां का जनरल होता है वो सब पे देखने लगता है। फिर लू फेंग उन्हीं भीड़ में से उसके बारे में देखता है, रॉकविंड जा इसके बारे में तो मैंने उस बंदे से सुना था, यहाँ पे वो भी इसको गौर कर रहा था। फिर हमें रोंगजा विंड को दिखाया जाता है जो गुस्से में क्या था कि पिछले रात यहाँ पे किसी ने प्योर फेडर फैमिली के मेंशन में आया था, वहाँ पे घुस बैठने की कोशिश की थी और यहाँ पे सारे लोग उस पे देख रहे थे और अभी के मर्तबा कोई भी बंदा वहाँ पे उसकी तरफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं कर पाता। फिर रॉकविंड जा वहाँ पे बैठ जाता और सबको देखने लगता है। फिर वो एक ब्लैक रॉब कोलमैन को पॉइंट करता और कहता है कि उसको उठा लो। वहाँ पे दो बंदे होते जनरल्स, वो उसको उठा लेते। फिर वो जनरल उन सबको उठाने के लिए और भी उठाने लगता और फिर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि जनरल मैं इलांग युआंग एरिया से आया हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो ये देखकर रोंगजन उससे हंसते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ और ड्रेसिंग है मैं तुम पे सस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता और शायद तुम ही हो जिसने प्योर फेडर फैमिली के मेंशन में ब्रेक थ्रू किया है। और अभी के मर्तबा वो सबको एक कर चुन को उठा रहे होते हैं। फिर वो व्हाइट रॉब बंदा, ब्लू हेयर मैन ऐसे ही करके कई सारे बंदे को उठाते जो कि उन्हें देखने में स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। उनमें से कई सारे बंदे यूनिवर्सल लेवल से मौजूद थे। और फिर यहाँ पे रॉकविंड जान लू फेंग की तरफ पॉइंट करता है, वो कहता है ब्लैक हेयर रूड उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है, उसे भी पकड़ कर यहाँ के ले आओ। और अभी के मर्तबा यहाँ पे कोई भी स्कैनिंग डिवाइस मौजूद नहीं थी, इसलिए वो सब उनकी एनर्जी और ऑरा से ही निकलने वाली पावर से उन सब के मेजरमेंट कर रहे थे स्ट्रेंथ की। और वही रही बात लू फेंग की, तो उसने अपने विल पावर और कॉन्शियसनेस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके अपने प्योर स्ट्रेंथ को हाइड किया हुआ था और अपने यूनिवर्सल लेवल 9 को सप्रेस करके अभी सिर्फ स्टार लेवल के पाइनेकल पर ही शोकेस कर रहा था। यहाँ पे लू फेंग को लगा नहीं था कि स्टार लेवल के पावर को रखने के बावजूद भी यहाँ पे वो लोग उस पर सस्पेक्ट करेंगे। और अभी के मर्तबा उन्होंने टोटल 58 बंदे को चूज किए हुए होते हैं जो कि वहां पे उन सबको प्रिजन में ले जाते हैं। रैप के दरमियान हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के साथ 57 अदर्स वो सब भी इन सबको रेजिस्ट नहीं करते। और अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो लू फेंग रॉकविंड जान से और पूरे सारे बंदे को एक ही झटके में सफाया कर सकता है और उसके पास कॉन्फिडेंस और गारंटी भी थी, इसलिए वो रिलैक्स था। जब तक कि वो वहां पे क्रिटिकल मूवमेंट नहीं आ जाता तब तक लू फेंग अपने पावर को यूज नहीं करने वाला था। फिर हमें यहाँ पे सारे बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे बात करते आखिर जनरल रॉकविंड की क्या बात है, आखिर ये किलर को पकड़ना चाहते तो आखिर ये हम सबको क्यों पकड़ने आ रहे हैं, हम लोग क्लाउड पवेलियन में गेस्ट की तरह रहने आ रहे थे, ये ऐसे कैसे कर सकता और किसी को किलर कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पे सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते, सब लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते और वहीं पे लू फेंग बाकी सबकी बातों पे ध्यान दे रहा होता और यहाँ पे सबकी बातें सुन रहा होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। और अब फिर उन सबको ले जाकर प्रिजन में डाल दिया जाता है जहाँ पे एक फैक्टिव बंदा भी होता है जो कहता कि मैं तो बहुत ही मुसीबत में पड़ गया हूँ, मुझे अपने फैमिली के पास जाना था, वहाँ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे यहाँ पे पकड़ के रख लिया। और यहाँ पे वो इसी के बारे में चिल्ला रहा होता और अब फिर में सीन चेंज कर वहाँ के गार्ड्स और सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता कि एक गार्ड उससे कहता है कि ब्रदर यहाँ के जनरल ने 58 बंदे को यहाँ पकड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वो उनसे इंट्रोगेट भी नहीं करना चाहता है, वो यहाँ पे इन सबको पकड़ के ऐसे ही रखा हुआ है, फिर बाद में इन सबको जाने देगा। यहाँ पर वो सिर्फ शोकेस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे वो सब भी बात
कर रहे होते हैं। और अब फिर हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी तक फैटी उस डोर के पास ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं जहाँ पे वो सोल्जर उससे कहते हैं तुम्हें हमारे लॉर्ड ने बुलाया है, और उसको बाहर निकल कर ले चलते हैं। और अब फिर वहाँ के थोड़ी देर बाद फिर से वो गार्ड्स आते और कहते तुम संतावन तुम सबको भी ले जाना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हें लॉर्ड के सामने अच्छे से बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे वो फैटी को उन्होंने पैसे लेके भेज दिया होता है, और अब फिर सबको ऐसे ही करके सिंपली इंट्रोगेट करने लगते और यहाँ पे पूरे दिन वहाँ निकल जाती। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग भी उन सबको पैसे दे देता जो कि 1 पर्पल ब्लेड करेंसी होता है, जिसकी मर्तबा वो सबकी आंखें चमक उठती और लू फेंग को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया जाता। फिर लू फेंग वहाँ पे बाहर आ चुका होता है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पे खाता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि हालांकि अब समय हो चुका है क्योंकि अभी के मर्तबा रात होने वाली थी और यहाँ पे वो फेयर फेडर चेंग को पकड़ने वाला था। और यहाँ पे लू फेंग कहता कि आज रात मैं रॉक विन जान को पकड़ने जाऊंगा, वहाँ पे मुझे ब्लड रिबल क्रिस्टल मिलने की संभावना है। और वो कहता है कि ये ब्लड रिबल क्रिस्टल आखिर ये कैसा दिखता होगा, और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता लेकिन इसकी मिस्टीरियस पावर्स से मुझे लगता है कि ये जरूर मिस्टीरियस ही होगा। और अब फिर वहाँ पे आगे बढ़ जाता है ताकि वो उसको मारकर उससे वो ले सके। अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि रॉकविन फैमिली के पास जा चुका होता है, और वहाँ के हमें जनरल मैंसन को दिखाया जाता है जिसकी सिक्योरिटी 1/10 भी नहीं थी प्योर फेडर फैमिली के बराबर। इसी के मर्तबा लू फेंग वहाँ पे आराम से जा सकता था। और फिर लू फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी स्कैन करता है जहाँ पे लू फेंग को वहाँ 3 यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स महसूस होता है। वहाँ पे लू फेंग ये पहचान जाता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी के मर्तबा लू फेंग कहता है कि यहाँ पे रॉक विन जान मुझे उसी को निपटाना है। अब फिर लू फेंग आगे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे वो फाइनली 3 स्टोरी लग्जरियस प्लेस पे रेंट करता है जहाँ पे उसे वो मिलने वाला था। और अब फिर हमें रॉकविन जान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऐसे ही खड़ा होता है और वो कहता है कि अभी के मर्तबा डोमेन लॉर्ड में ब्रेक थ्रू करना इतना भी हार्ड नहीं था। लेकिन तभी लू फेंग भी वहाँ पे आ जाता है, लू फेंग उस पर अटैक कर देता है जिसके कारण रॉकविन जू को उसके बारे में पता चल जाता है और उसने पहले से प्रिपेयर कर लिया तो अपने सेल से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी पान इल्यूजन की तरह लग रहे थे और यहाँ पे उस पे अटैक किया होता है। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो अभी के मर्तबा इल्यूजन 7 ब्लेड्स डॉचमेंट पाइप को यूज कर रहा था। अभी लू फेंग के स्ट्रेंथ जो कि डोमेन में है और ओरिजिन कॉम्प्रिहेंशन लॉ उसके यूज करने के बावजूद यहाँ पे वो अपने डोमेन लेवल 1 और 2 को बड़ी ही आराम से मार सकता है, लेकिन अभी के मर्तबा वो अपने यूनिवर्सल लेवल 9 में है तो ये उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब फिर में रॉकविन जान को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि लू फेंग ने अपने पान ब्लेड को उस पर यूज किया होता है। अब यहाँ पे रॉकविन जान लू फेंग की तरफ देखता है जहाँ पे उसे देखकर वो भी फियर में आ जाता है। वो कहता है कि मेरी डैंटियन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। फिर यहाँ पे लू फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी को यूज करता है जहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि तो कैसे हो आप रॉकविन जनरल। और फिर रॉकविन जनरल की तरफ देखने लगता है और रॉकविन जान भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये तो वही बंदा है जिसे कि हमने 58 बंदों में से चुना हुआ था, ये तो वैसी में से बंदा इंक्लूडेड है। और रॉकविन वाइट उस पर देखता है कहता है तो ये तुम हो, और वो भी बहुत ही गुस्से में होता है। फिर हमें रॉकविन जॉन को दिखाया जाता है कि प्योर फेडर जॉन तुमने भी उसको मारा है ना। तो लू फेंग कहता है कि हाँ लेकिन वो तो कब मारा जा चुका है। तो ये सुनकर वो शौक हो जाता है, क्या मारा जा चुका, प्योर फेडर चेंग वो पहले मारा जा चुका है। फिर वो कहता है कि कैसे हो सकता है, तुमने मेरे डैंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया और अभी का मतलब उसके पास कोई एनर्जी भी नहीं बची हुई थी और ऊपर से लू फेंग ने अपने सोल प्रेशर को भी उस पर सप्रेस किया हुआ था जिसके कारण वो अभी बहुत ही मुश्किल से बात भी कर पा रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे रॉकविन जान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मारने का क्या लोगे, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो लू फेंग कहता है कि चलो मुझे 10 ब्लड रिबल क्रिस्टल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वो कहता है क्या तुम ये दे सकते हो। तो ये सुनकर रॉकविन जून उस पर कहता है कि 10 क्रिस्टल, यहाँ तक कि मेरे बिग ब्रदर के पास 10 क्रिस्टल भी नहीं है लेकिन अभी के मर्तबा मेरे पास सिर्फ एक है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ बख्श दो। और अभी के मर्तबा वो कहता है कि मेरी डेंटियन को भी तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और यहाँ तक कि वो जिंदा हो जाता तो उसके पास
वो और भी कल्टीवेट करके आगे बढ़ सकता था। अभी उसकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस ब्लड रिवर क्रिस्टल से। फिर लू फेंग कहता है कि नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, मुझे 10 क्रिस्टल चाहिए। तो रॉन्ग विनजान गुस्से में कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। तो लू फेंग को दिखाया जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल ही रहा हूँ, और कहता है जाओ और मरो। फिर में रॉक विनजान को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे बचा लो। उसकी आवाज़ पूरी जगह फैल जाती है। और यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि स्ट्रगल करने का क्या पॉइंट है। और फिर रॉक विनजान को उसके माथे में मारता, वहीं पे उसको मार डालता। और यहाँ पे रॉक विनजान मारा जाता और फिर में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसके पूरे बॉडी को स्कैन करता ताकि वहाँ के जितने भी स्पेस आइटम्स है वहाँ पे उन सबको निकाल सके। और देखता है कि चलो देखते हैं क्या इसमें ब्लड रिवर क्रिस्टल है कि नहीं। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे कोई भी बैंक्स नहीं है, यहाँ पे सारे वॉरियर्स के पास उनकी स्टोर होती है जो कि वो अपने बॉडीज में ही रखते हैं। अभी ये बहुत ही यहाँ सेफेस्ट, क्योंकि यहाँ पर किसी के ट्रेजर्स को लूटने के लिए उसको मारना जरूरत है, और जबकि मर्तबा यहाँ पे वो उसको मार ही देंगे तो उसके लिए ट्रेजर्स भी कोई मतलब नहीं रह पाएगा। और अब फिर लू फेंग उसके स्पेस रिंग को लेता है जो कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है। और लू फेंग उसको चेक करने लगता है जिसको देखकर लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही अमीर लगता है। वो कहता है कि ये उस 13X जिसको मैंने मारा था उससे 10 टाइम ज्यादा अमीर है। और अब फिर लू फेंग स्माइल करने लगता है। और फिर वो और भी सर्च करने लगता है जिसमें कई सारी करेंसी होती, कई सारे वैल्यूएबल वेपन्स ट्रेस सारे बॉक्सेस में मौजूद है। अभी के मर्तबा वो अभी ब्लड रिवर क्रिस्टल को नहीं स्कैन कर पा रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग को ब्लड रिवर क्रिस्टल के बारे में भी नहीं पता था कि आखिर वो कैसा दिखता है। और फिर लू फेंग उसमें फिर से सर्च करने लगता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर होगा ही। और वो कहता है कि जरूर इसके बॉडी में कहीं छुपा होगा। और फिर लू फेंग वहाँ पे कई सारे क्रिस्टल को देखता है जहाँ पे लू फेंग अपने 1000 ट्रेड्स को यूज करके सबको सेपरेटली इंस्पेक्ट करता है, जहाँ पे तभी लू फेंग के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। और हमें लू फेंग के हाथों में दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के पास एक राउंड ब्लैक क्रिस्टल आ जाता है, जहाँ पे लू फेंग उस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है कि ये रॉक विनजान, इसके पास तो कई सारे ट्रिक्स मौजूद है और इसने अपने इस ब्लड रिवर क्रिस्टल को अपने जेम्स के अंदर थ्रो किया हुआ था। अगर कोई भी बंदा अपने स्पीड एनर्जी से इसे केयरफुली सर्च नहीं करता तो उसे ब्लड रिवर क्रिस्टल मिलता ही नहीं। फिर लू फेंग उसके अंदर देखता है जहाँ पे लू फेंग उसको अच्छे से चेक करता है, जहाँ पे वो फाइनली वहाँ पे चेक करता है और यहाँ पे उसे ब्लड रिवर क्रिस्टल मिल जाता है। और हमें उस ब्लड रिवर क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि रेड कलर में होता है, वहाँ पे वो कलर ऑफ लाइफ होता है। और अभी के मर्तबा वो राउंड ट्रायंगुलर सर्कुलर ट्रांसपेरेंट ब्लड रेड ग्लोइंग स्लाइटली होता है, वहां से फॉर्मलेस रिपल भी निकल रही होती, जिसके मर्तबा उसमें से एक फेंट फीलिंग निकल रही होती है और इसमें से कई सारे रिपल्स भी एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। फिर लू फेंग उसको अपने पान में पकड़ता और कहता है ब्लड रिवर क्रिस्टल, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर हमें उस रॉक विनजान की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे गिर जाती है और उसकी स्मेल ऑफ ब्लड पूरी जगह फैल जाती है। फिर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है बहुत खूब, इस छोटे ही समय में यहाँ पे मैंने रॉक विनजान को मार दिया और यहाँ पे किसको पता था कि इसके पास अपने ब्लड रिवर क्रिस्टल भी मौजूद थी। यहाँ पे वो कहता है कि अभी के मर्तबा ये यहाँ पे मरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई वॉरियर्स 1 से लेकर 2 साल तक भी गायब हुआ तो ये नॉर्मल बात है। यहाँ तक कि कोई जनरल 3 से 5 दिन तक डिसअपीयर रहता है तो कोई भी इतना शक नहीं करेगा। और अब फिर लू फेंग वहां से निकल जाता है, वहां से 1000 ऑफ किलोमीटर दूर चला जाता है एक साइलेंस से जगह पे। और अभी के दरमियान वहां पे कोई भी सोल्जर स्टाफ गार्ड्स किसी को नहीं पता था कि वो जनरल मारा जा चुका है। और अब फिर लू फेंग अपने रॉक विनजान को मारकर ब्लड रिवर क्रिस्टल को लेकर अपने माउंट सेलो लीडर मेंशन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पे तो एक उसी का बड़ा भाई होता है और वहाँ पे एक और उसका जनरल होता है। वहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं और इसको भी मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमें 3 लाख किलोमीटर स्वैलोड माउंट सिटी के दूर का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे वाइल्डरनेस में लू फेंग बैठा हुआ होता है और अभी उसके पास 1 ब्लड रिवर क्रिस्टल मौजूद होता है। फिर लू फेंग उसे अपने पास रखकर सोचता है कि ये डेंजरस लेवल मिशन में आता है कि हमें एक क्रिस्टल को एक्वायर करना है, जिसके लिए लू फेंग को 10,000 पॉइंट्स मिलने वाले थे। और वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इससे मुझे एक्सचेंज करना चाहिए पॉइंट्स को या फिर मुझे एब्जॉर्ब करना चाहिए। यहाँ पे लू फेंग इसी डाउट में होता है और वो अभी इसी कंफ्यूजन में
घिस रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग एक लंबी सांस लेता है और अपने ट्रायंगुलर ब्लड रिवर क्रिस्टल को अपने वाउंड पे रखता है, जहाँ पे ये उसकी एब्जॉर्बेशन टेक्निक होती है जो कि उसने किताब में पढ़ी हुई होती है कि यहाँ से इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर यहाँ पे इसका मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके मेथड में होने वाला प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा हार्ड और लू फेंग सोचता है क्या ये सच में हार्ड होने वाला है। और अब फिर हमें उस ब्यूटीफुल ग्लोइंग क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि उसके वाउंड के साथ फ्यूज होने लगता है, और जबकि मर्तबा वो उसके वाउंड से टच होता है तभी उसमें से फॉर्मलेस पेक्यूलर एनर्जी निकलने लगती है जो कि उस क्रिस्टल से आ रही होती है। और यहाँ पे उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी जल्दी लू फेंग के बॉडी में जाने लगती है। और यहाँ पे लू फेंग भाई कॉन्फिडेंट होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी में जाती है लू फेंग के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो करना चालू कर देता है और क्या आता है डैम। और यहाँ अभी के मर्तबा लू फेंग के अंदर फॉर्मलेस ब्रूटल पावरफुल विल पावर थी जिसकी मर्तबा वो अभी उसकी कॉन्शियसनेस से फ्यूज हो रही थी। अभी लू फेंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, बहुत ही जोर से चीख रहा होता है और यहाँ पे फॉर्मलेस ब्रूटल पावरफुल विल पावर उसके साथ टकरा रही होती है। और यहाँ पे जो उसके साथ हो रहा था वो एक विल पावर का टेस्ट नहीं समझ लो, यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहाँ पे लू फेंग को अभी के मर्तबा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लू फेंग उसको रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। और आफ्टर में लू फेंग के बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही शेक कर रहा होता है। लू फेंग के फेशियल मसल भी अनकंट्रोली स्पैम हो रहे थे, यहाँ पे कई सारे स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, यहाँ से कहीं पे ब्लीडिंग हो रही थी, कहीं पे कुछ और हो रहा था। यहाँ पे उसके आर्म्स भी बहुत ज्यादा वॉलेंटली शेक होने लगते, उसके वेन्स चारों तरफ से विजिबल होने लगते, उसके हाथ की नसें दिखाई देने लगती है, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने लगता है, यहाँ पे उसकी पूरी गोल मसल होने लगती है, यहाँ पे उसकी मसल चेंज होने लगती है, हर एक चीज उसकी बॉडी इवोल्यूशन में जाने लगती है। और अभी के मर्तबा लू फेंग बोलता है दर्द, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये ब्लड रिवर क्रिस्टल करना क्या चाहता है। और अभी लू फेंग महसूस कर पा रहा था कि उसकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे वो समझ लो तो जलकर राख बनने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी ड्रॉपलेट शॉकिंग हो जाती है, वो बहुत ही कोल्ड हो जाता है और यहाँ पे लू फेंग सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी 10 फिंगर्स नेल बड़ी होने लगती है और यहाँ पे उसकी मेटल फिंगर नेल्स ब्लेड्स ऐसे लगने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लगने लगती है। और यहाँ पे लू फेंग की फिंगर्स बोन सब चीज़ बदलने लगती है, यहाँ पे लू फेंग के क्लाउज फर सब चीज़ उस पर सर पे बाल आने लगते, मतलब हर एक चीज़ वो एक बेयर फुट के जैसा लगने लगता है। भालू को देखा होगा उसके चारों तरफ बाल आ जाते हैं, उस पर फर आ जाते हैं, वैसे ही लू फेंग बन चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सारी चीज़ें गायब हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि इस पावर को महसूस कर पा रहा होता है और कहता है कि मैंने कभी इमेजिनेशन में भी ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा और किसी इतना नहीं सोचा था कि ये इतना एब्जॉर्बेशन में इतना ज़्यादा हार्ड होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज को रात का समय दिखाया जाता है जहाँ लू फेंग अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है और अभी के मर्तबा अभी भी उसकी वो प्रोसेस चल रही होती, मतलब उसका वो क्रिस्टल खत्म हो गया था लेकिन अभी भी बॉडी इवॉल्व होना स्टार्ट हो रही होती है। और अब फिर में लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने शरीर को देखता है, जहाँ पे लू फेंग की बॉडी भी बहुत ही मस्कुलर हो गई थी और यहाँ पे लू फेंग अपनी सांसों को भरता छोड़ता और यहाँ पे लू फेंग कहता है तो फाइनली मैंने इसे कर ही लिया। और यहाँ पे लू फेंग कहता है दर्द वो तो इतना हुआ जितना कि मैंने कभी भी लाइफ में इतना पेन सहा नहीं। और यहाँ पे वो क्या था जो एब्जॉर्वेशन के दौरान फीलिंग थी वो बाकियों से बहुत ही अलग थी, यहाँ पे मैं खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने बॉडी पर से कंट्रोल लूज कर दिया था, ऐसा चीज़ जिसे मैंने कभी भी फील नहीं किया था। फिर लू फेंग कहता है कोई बात नहीं, ये फाइनली फीलिंग ओवर हो चुकी है। और अब फिर लू फेंग अपने कपड़ों को हटा के अपने बॉडी को देखने लगता कि आखिर उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। और अब फिर लू फेंग अपने सारे बॉडी को देखता है जहाँ पे लू फेंग अपने स्पिरिट एनर्जी को फैलाता है, जहाँ पे उसकी वो स्पिरिट एनर्जी एटलीस्ट 10 मिलियन टन के पत्थर को वहाँ पे उठा देती है, क्योंकि लू फेंग की स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे 10 मिलियन ऑफ पत्थर को उठाना जहाँ कुछ मुश्किल नहीं थी। और फिर लू फेंग कहता है कि इसमें भी मैं स्पिरिट एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं
आया। और अब फिर लू फेंग ऐसे ही करके सारी चीजों को चेक करने लगता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि इनवेंसियस, एम्प्टीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस में स्पिरिट एनर्जी, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरी कॉन्शियसनेस और विल पावर में भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आखिर मुझे उससे अफेक्ट क्या पड़ा। और लू फेंग भी सोचने लगता है कि यहाँ तक कि मेरी सोल भी अफेक्ट नहीं पड़ी है, मेरी बॉडी, उसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर वो एक स्टोन को वहाँ पंच मारता है, जहाँ पे उसकी पंच में बहुत पावरफुल होती है और वो आराम से वहाँ पे एक्सप्लोजन ले आती है। वहाँ का पूरा 5 किलोमीटर का एरिया सफाया हो जाता है। लू फेंग कहता है कि इसमें भी डिफरेंस नहीं है। और अब फिर वहाँ पे वो अपने एनर्जी को सेंस करने लगता है, जहाँ पे लू फेंग को उसमें पावर महसूस होने लगती है। लू फेंग कहता है कि मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं अपने सेल वहाँ पे चेंज हुई है। वो कहता है कि क्या क्या ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है मेरे साथ। और अभी के मर्तबा में बताया जाता है कि जब भी ये एक समय आता है फ्लेश और ब्लड राइट फ्रॉम ब्रेक थ्रू करते हैं, वहाँ पे एक इवोल्यूशन होता है। जैसे कि कोई भी बंदा स्टार ट्रेवल से स्टार लेवल या फिर यूनिवर्सल लेवल ऐसे करके बढ़ता है, उसमें इवोल्यूशन होता है जो कि उसकी ट्रेनिंग पे बेस्ड होती है। और अभी के मर्तबा लू फेंग कहता है कि मेरी बॉडी अभी भी यूनिवर्सल लेवल 9 पे और मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी बोन्स, मसल्स, यहाँ तक कि सेल में कुछ बदलाव आए हैं। लू फेंग से देखकर बहुत ही एक्साइटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इवोल्यूशन ब्रेक थ्रू के बाद स्टार ट्रैवल से सीधे सेक्टर लॉर्ड लेवल तक में ही होता है। यहाँ तक कि यहाँ के बीच में जितने भी 5 ब्रेक थ्रू होते हैं वो सारे नॉर्मल्स होते हैं। और अभी के मर्तबा लू फेंग से बहुत एक्साइटेड हो चुका था। यहाँ पे लू फेंग अपने सेल्स में देखता है, जहाँ पे वो अपने स्पिरिट एनर्जी से फील करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैं उसे आसानी से यूज टू होने लगूंगा, क्योंकि अभी नया है तो लू फेंग को इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी। और अब फिर लू फेंग पूरी रात वहां से उसके बारे में सोचता है। फिर लू फेंग वहां से 12 लेवल क्लाउड लेवल में चला जाता है। और फिर लू फेंग कहता है कि मुझे अपने पूरे बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और लू फेंग एक ब्लड शैडो ब्लेड और अपने प्रैक्टिस करने लगता है क्लाउड्स में। और फिर लू फेंग को हमें स्वेलोन माउंट फ्लाइंग क्लाउड पवेलियन में दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि स्वेलोन माउंट सिटी के टॉप प्रोमिनेंट फिगर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी लू फेंग बड़े आराम से वहां पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वहां पे लू फेंग ने अपने स्पिरिट एनर्जी से बैरियर भी लगाया हुआ था, जाकि तब कि यहाँ पे कोई बंदा आए तो वो उसको पहले ही सेंस कर सके। लेकिन तभी वहां पे वो रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे नाबू और नौके यहाँ पे आ रहे। और लू फेंग भी कहता है कि चलो अब ब्रेक ले लेते हो। अब फिर हमें उन दोनों बंदी को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुके होते हैं। और अब फिर वो अंदर आते और यहाँ पे उनसे ग्रीट करते हैं। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ पे आए क्यों। तो यहाँ पे वो नाकी बोलता है कि मैंने सुना कि लॉर्ड फेंग कल जनरल रॉकविंड के प्रिजन में गए थे, इसलिए मेरा बच्चा इसके बारे में चिंतित हो रहा था, इसलिए वो आपसे मिलने आ चुका है। और यहाँ पे वो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ आपके साथ कुछ हुआ जो कि बड़ा इशू नहीं हुआ तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं उसको सेटल आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग थैंक बोलता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो नाकी की तरफ देखता है, जिसका चेहरा थोड़ा सा उल्टा हुआ होता है, जो कि नाखुश होता है। और लू फेंग उससे पूछता कि क्या कुछ हुआ है। तो अब फिर नाबू कहते कि हाँ ये ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इसी कारण ये थोड़ा सा नाराज है और नाखुश लग रहा है। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि क्या रिलेशनशिप ट्रबल्स, क्या नाके किसी के प्यार में पड़ा है। तो नाके पूछता कि ये प्यार में पड़ना क्या होता है। तो लू फेंग कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम किसी से प्यार करते हो और यहाँ पे उधर से तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। तो ये सुनकर नाबू भी इस्तेमाल करते बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ केस है। और यहाँ पे वो कहते कि मेरे बेटे ने एक लड़की को पसंद किया था, यहाँ पे तक कि उसने अपने साइड लाइफ का पार्ट उसको दे दिया था, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं आई। तो ये सुनकर लू फेंग इसके बारे में पूछता है कि ये न्यू लीज ऑफ लाइफ क्या है। तो ये सुनकर नाके उससे अपने फादर से अनहैप्पी होता है कि आपने इसको ऐसे क्यों बताया है। और अब फिर नाबू स्माइल करते हैं और उसे अपनी प्यार भरी बातों के बारे में समझाते कि आखिर उसके साथ हुआ क्यों है, आखिर उसके बेटे नाके के साथ हुआ क्यों है, और ये नाराज किया और ये प्यार में पागल आखिर क्या हुआ है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नाके की कहानी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा कि ये आपके लाइफ में भी बहुत बार हो चुका होगा और आप में से कई लोग बंदों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो कि नाके के प्यार के साथ हुआ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।